तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद षष्ठम चरण में हम बात करते हैं 1991 से वर्तमान तक लोक नीति एवं लोक विकल्प नवीन लोक प्रबंधन का काल। तो अब हमने देखा कि भाई 1960 के दशक में इस तरीके की चीजें देखने को मिली। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मुख्यतः 3 चीजें जरूर याद रखनी है। 1887, 1960 नवलोक प्रशासन। 1887 में क्या हुआ था? लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? नवीन लोक प्रशासन की नींव पड़ी थी। हाँ, नवलोक प्रशासन का निर्माण हुआ था। नवीन लोक प्रशासन का मतलब यह है कि जैसे फ्रैंक जे मैरनी बात करते हैं तो 1960 में कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मूल्यों को जोड़ने की बात की गई है ना, सिर्फ और सिर्फ मितव्ययिता और कार्यकुशलता को ही तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो मेजर चेंजेस आते हैं 1990 के बाद आते हैं। 1990 के बाद क्या चेंजेस आते हैं? क्योंकि 1990 के बाद अभी तक जो लोक सेवक थे, इन लोक सेवकों की जो कमी थी कि भाई ये काम को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, इस कमी को दूर करने के संदर्भ में लोक प्रशासन में एक नया चेंज आता है और नवीन लोक प्रबंधन का दौर स्टार्ट होता है। नवीन लोक प्रबंधन का दौर इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जब शीत युद्ध के तहत 1945 से 1990 के बीच जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चलता है, तो उस युद्ध के दौरान 1980 के आसपास जो सोवियत संघ रूस है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं या वहाँ के जो बड़ी बड़ी जो कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको औने पौने दामों में बेचा गया, क्योंकि भाई इकोनॉमी खराब हो गई थी। तो जब सोवियत संघ की इकोनॉमी खराब होती है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है उसकी नौकरशाही को। वो बोलते हैं कि नौकरशाही जो यहाँ पे है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित नहीं कर रही है और उन लक्ष्यों को टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई पुल हमें अगर बनाना है और उस पुल को हम 3 महीने के टारगेट में बना रहे हैं और वो पुल बन गया आपका 10 महीने में या 3 साल में बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस होगा। चीज़ें भी हमने उस पुल के लिए जो बजट बनाया है वो बजट धीरे धीरे हमारा खिसकता जाएगा, क्योंकि चीज़ें भी महंगी होती जाएंगी और इस तरीके से हमें घाटा आएगा बहुत बड़े स्तर पे। तो लोक प्रशासक जो थे उनमें नौकरशाहाना प्रवृत्ति को दोषी माना गया और बोला गया कि भाई इसी कारण कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई सोवियत संघ रूस की। जब नौकरशाही की आलोचना की जाने लगी तो नौकरशाही की आलोचना के विकल्प के तौर पे अष्टम चरण के तहत लोक प्रबंधन का काल शुरू हुआ और नवीन लोक प्रबंधन के तहत ये बोला जाने लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी तक जो लोक प्रशासन का जो एक तरीका चला आ रहा है अब हमें उसको तोड़ना चाहिए और नौकरशाहों को हमें कम से कम काम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को देने चाहिए। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं षष्ठम चरण के तहत हमें देखने को मिलती है 1991 के बाद। षष्ठम चरण के तहत हम देखते हैं नवीन लोक प्रबंधन के तहत या लोक नीति लोक विकल्प एवं नवीन लोक प्रबंधन के तहत हम देखते हैं ये इसके तहत कुछ सिद्धांत गढ़े जाते हैं। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अगर हम प्रतिस्पर्धा को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं की गई। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की गई एवं जनता की जवाबदेही की बात की गई। इस तरीके की बहुत सारे सिद्धांत इस चरण के तहत हमें देखने को मिले।